हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। अब तक हम टोटल 11 एमसीक्यू वीडियो हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो है वो 12th एमसीक्यू वीडियो रहेगा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको जो है वो भेजने की कोशिश कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है इस चैनल को भेजा जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास के बारे में। द नर्स इज़ प्रिपेयरिंग टू पुल ए थिन फ्रेल क्लाइंट अप इन द बेड। एक नर्स प्रिपेयर कर रही है पुल करने के लिए, खींचने के लिए एक थिन फ्रेल क्लाइंट है बेड के ऊपर। जब क्या किया, नर्स ने लिफ्टिंग असिस्टेंस के लिए किसी को बुलाया तो कोई आया नहीं, किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया है। विच इज़ द बेस्ट एक्शन बाय द नर्स, कौन सा ऐसा जो है वो बेस्ट एक्शन रहेगा नर्स के द्वारा नीचे दिए गए में से, ऐसा आपको बताना है। पहला कह रहा है कॉल अगेन एंड अपोलोजाइज टू द क्लाइंट फॉर द वेट, कि क्या करना है, दोबारा से किसी को बुलाना है और इंतज़ार करना है ना, क्लाइंट के लिए। दूसरा कह रहा है स्टैंड बिहाइंड द बेड एट द क्लाइंट हेड, क्लाइंट के हेड की तरफ, बेड के पीछे की तरफ खड़ा होना है और क्या करना है, क्लाइंट की जो आर्म पिट्स है वहाँ से हाथ डाल के क्या कर लेना है, पेशेंट को खींच लेना है। तीसरा कह रहा है सिंस द क्लाइंट इज स्मॉल पुलर अप इन द बेड बाय पुलिंग ऑन द ड्रॉ शीट अल्टरनेटिंग साइड, अल्टरनेट साइड से, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से, इस तरीके से दोनों साइड से बार बार सीट को होल्ड करना है और क्या कर लेना है, पेशेंट को ऊपर की तरफ खींच लेना है। चौथा कह रहा है इफ़ द क्लाइंट रोल, अगर इफ़ द क्लाइंट रोल, अगर क्लाइंट क्या हो सकता है, रोल हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमने जो पेशेंट है उसको क्या करना है, बेड जो है उसको क्या कर देना है, नीचे की तरफ करना है और पेशेंट को बोलना है कि अपने नी को बेंड करके तुम ऊपर की तरफ खिसक जाओ। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा आंसर जो है वो राइट रहेगा। तो अगर बात करें तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, तीनों के तीनों जो है, सॉरी बी सी और डी, ये जो तीनों के तीनों ऑप्शन है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि शियरिंग फोर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। किसको इंडिकेट कर रहे हैं, शियरिंग फोर्स को। किसको, शियरिंग फोर्स को, कि यहाँ क्या होगा, अगर इन तीनों को अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है शियरिंग फोर्स अप्लाई होगा और शियरिंग फोर्स होगा यानी कि फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन होने से जो पेशेंट है उसकी क्या हो सकती है, स्किन जो है वो क्या हो सकती है, स्लग हो सकती है। स्किन क्या हो सकती है, स्किन इंटीग्रिटी ब्रेक हो सकती है, स्किन इंटीग्रिटी ब्रेक हो सकती है और स्किन इंटीग्रिटी ब्रेक होकर क्या कॉज कर सकती है, बेड सोर कर सकती है। क्या कर सकती है, बेड सोर। तो इसलिए इन तीनों को ही परफॉर्म नहीं करना है, बी सी और डी तीनों परफॉर्म नहीं करेंगे। तो क्या करना है, दोबारा से किसी को बुलाना है और वेट करना है थोड़ा टाइम के लिए कि कोई ना कोई हेल्प के लिए आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स, द क्लाइंट आस्क व्हाट डायबिटीज मेलाइटस डज टू द बॉडी ओवर टाइम। एक क्लाइंट पूछ रहा है कि जो डायबिटीज मेलाइटस है वो अगर लंबे समय तक बॉडी में बना रहे तो क्या हो सकता है। तो ऐसा जो है पूछा गया है कि नीचे दिए गए में नर्स जो है वो क्या टीचिंग इंक्लूड करेगी जो कॉमन क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के बारे में बता रही है डायबिटीज मेलाइटस के। पहला कह रहा है, अब अगर बात करें कि जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, अगर बात करें हम डायबिटीज मेलाइटस के कॉम्प्लिकेशंस की, तो अगर कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात की जाए तो कॉम्प्लिकेशन में क्या रहता है कि जो हमारा जो है दो तरीके के कॉम्प्लिकेशन रहते हैं डायबिटीज मेलाइटस के। टू टाइप्स के कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, एक होता है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, एक होता है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन और एक होता है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। दो तरीके के कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। अब मैं बात करूं एक्यूट कॉम्प्लिकेशन के बारे में, तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि जो पेशेंट है उस पेशेंट को तुरंत जैसे ही क्या हुआ, जो है डायबिटीज़ मेलाइटस है और उसके बाद तुरंत कौन कौन सी, या ड्यूरिंग दी, यानी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के अंदर, तो उनको हमने केस में काउंट किया क्रॉनिक एक्यूट के अंदर, जिसके अंदर क्या हो सकता है, पेशेंट को, पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है।
उसको HHNS हो सकता है, उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। दिस इज एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन की, तो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, तो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन यानी कि पेशेंट को क्या हो जाएगा, जैसे रेटाइनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, ये सारे के सारे क्या रहते हैं, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन रहते हैं जो लॉन्ग टर्म होने के बाद रहेंगे। तो यहाँ में पूछा गया है कि पेशेंट के अंदर जो है वो कौन सा जो है वो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास हमें क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताना है, और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन बताना है, और पेशेंट के पहला ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों के दोनों एक्यूट होते हैं, तो ये नहीं होगा। दूसरा है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, दिस इज एक्यूट। तीसरा है हाइपरग्लाइसीमिया, दिस इज एक्यूट। और चौथा है रेटाइनोपैथी, दिस इज क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, ये क्या है, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन रहता है। तो डी जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन 88-year-old क्लाइंट फ्रैक्चर ए हीप आफ्टर ए फॉल इन हर होम। एक 88-year-old क्लाइंट है, फ्रैक्चर हो गई है हीप, कहाँ, अपने घर में गिरने के बाद में, बिकॉज ऑफ हर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज एंड अस्थमा सर्जरी इज नॉट एन ऑप्शन। और पेशेंट को क्या हो रखा है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है और उसके साथ साथ अस्थमा है। तो हमारे पास जो है सर्जरी के जो है अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं है। द क्लाइंट टेल द नर्स शी डज नॉट नो हाउ शी इज गोइंग टू गेट बेटर। क्लाइंट कह रहा है नर्स को कि वह नहीं जानता कि अब कैसे जो है वो ठीक होगा। विच रिस्पॉन्स बाई नर्स इज बेस्ट, कौन सा रिस्पॉन्स जो है वो नर्स के द्वारा जो है वो अच्छा रहेगा। पहला कह रहा है यू विल डू जस्ट फाइन, तुम जो है टेंशन मतलब सब अच्छा होगा। दूसरा कह रहा है यू कांट लाइव अलोन एनी मोर, दूसरा कह रहा है कि तुम अकेले में क्या तुम इसके साथ जो है और नहीं जी सकते। तीसरा कह रहा है व्हाट आर यू मोस्ट वरीड अबाउट, क्या तुम इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो। और फोर्थ कह रहा है यू शुड गेट ए सेकेंड ओपिनियन, तुम्हें क्या है कोई दूसरा जो है ओपिनियन जो है वो ले लेना चाहिए। तो यह क्या रहेगा, राइट आंसर क्या होगा, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है उसके बारे में पूछना है, उसको बोलना है ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है उसके साथ में, ताकि वो क्या कर सके, अपनी फीलिंग को बाहर निकाल सके। और यहाँ जो है हमारे पास जो है पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों की दोनों जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन ही है। तीसरा ऑप्शन अगर मैं बात करूँ व्हाट आर यू मोस्ट वरीड अबाउट, क्या तुम इसके बारे में बहुत चिंतित हो। हाँ ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात कर रहा है। और जब हम ऐसा बात करेंगे तो वहाँ क्या है, पेशेंट जो अपने मन की बात हमें बता सकता है, और इससे क्या है उसको जो है हो सकता है कि उसके मन में जो फीलिंग चल रही है वो हमें बता दे। तो सी जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए क्लाइंट हैज रिसेंटली लॉस्ट हर बेस्ट फ्रेंड टू कैंसर, एक क्लाइंट जिसने क्या कर दिया, अपना जो है बेस्ट फ्रेंड जो है वो कैंसर की वजह से खो दिया है। द क्लाइंट टेल द नर्स, क्लाइंट ने बताया नर्स को आई एम वेरी सैड अबाउट द लॉस ऑफ माई फ्रेंड, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि मैंने अपना फ्रेंड खो दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, नीचे दिए गए में कौन सा ऐसा रिस्पॉन्स है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। पहला कह रहा है आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड 2 years एगो बट आई फील बेटर नाउ, कि मैंने 2 साल पहले अपना फ्रेंड खो दिया था बट अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। दूसरा कह रहा है इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू कीप बिजी, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तुम्हें बिजी रखने के लिए। तीसरा कह रहा है व्हाट डू यू फील दिस वे, तुम वाही डू यू, क्यों तुम इस तरीके से फील कर रहे हो। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि इट्स नॉर्मल टू फील लॉस, टेल मी यू अबाउट योर फ्रेंड, कि ये जो है जो तुम महसूस कर रहे हो ये नॉर्मल है लॉस होने के बाद में, और तुम मुझे अपने फ्रेंड के बारे में बताओ। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हमें कोई चीज़ का लॉस होता है तो हम दुखी होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और अब तुम मुझे अपने फ्रेंड के बारे में बताओ, ये बात आपने उससे पूछना है। ये दोबारा से क्या हो गया, उसके साथ में ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। तो पेशेंट के मन में अगर कुछ चल रहा है तो वो आपको बता देगा, यानी कि वहाँ क्या बन जाएगा, आपका थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जो है मैनेज होगा, है ना। तो डी जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इन आईसीयू, एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट के लिए, और क्लाइंट कहाँ है, आईसीयू में है। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट टू प्रिवेंट सेंसरी अल्ट्रेशन इन ए क्लाइंट
नर्स ने रिकॉग्नाइज किया प्रिवेंट करने के लिए सेंसरी अल्ट्रेशन इन ए क्लाइंट, क्लाइंट के अंदर सेंसरी अल्ट्रेशन हो गया है। नर्स नीड टू डू विच ऑफ फॉलोइंग इंटरवेंशन, नर्स को कौन सी जो है नीचे दी गई इंटरवेंशन जो है उसको यूज करने का जरूरत है। फॉर सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, नीचे दिए गए में से सिलेक्ट करना है ना, एक से ज़्यादा आंसर देने हैं। यहाँ पहला कह रहा है ओरिएंट द क्लाइंट टू पर्सन प्लेस एंड टाइम, ओरिएंट करना है क्लाइंट को, प्लेस को, पर्सन को एंड टाइम के बारे में ड्यूरिंग एवरी कॉन्टैक्ट, कि प्रत्येक कॉन्टैक्ट के दौरान आपने क्या करना है, पेशेंट को टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में ओरिएंट करना है। दूसरा कह रहा है लिमिट विजिटर टू 1 15 मिनट विजिट पर 8 आवर शिफ्ट, कि आपने विजिटर को लिमिट करना है और प्रत्येक 8 घंटे के अंदर 15 मिनट ही आपने क्या करना है, विजिट करने देना है। तीसरा कह रहा है एक्सप्लेन ऑन नर्सिंग केयर, आपने पूरी सारी की सारी नर्सिंग केयर एक्सप्लेन करनी है। और फोर्थ कह रहा है कीप द लाइटिंग लेवल कंसिस्टेंट थ्रू द डे, कि आपने क्या करना है, जो लाइटिंग लेवल जो है दिन से लगातार जो है वो बराबर ही बना के रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ जो है आपको पूछा गया है कि आईसीयू में पेशेंट है, नर्स केयर दे रही है, पेशेंट में सेंसरी अल्ट्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्लाइंट के अंदर नर्स जो है वो कौन सा इंटरवेंशन जो है वो काम मिलेगी नीचे दिए गए में से। तो पहला कह रहा है कि आपने क्या करना है, पेशेंट को जितनी बार भी आप उससे मिलेंगे तो उसको टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में ओरिएंटेशन करवाना है। दिस इज़ वेरी राइट, ये सही बात है कि हम टाइम, प्लेस, पर्सन के बारे में उसको ओरिएंट कराते रहेंगे। दूसरा कह रहा है लिमिट विजिटर 15 मिनट, प्रत्येक 15 मिनट के लिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और तीसरा कह रहा है एक्सप्लेन ऑल, यस ये बात भी सही रहता है। और चौथा कह रहा है कि हम लाइटिंग लेवल को कंसिस्टेंट, नहीं तो ये बात गलत है। तो यहाँ ए और सी जो है दोनों के दोनों क्या रहेंगे, राइट आंसर रहेंगे। ए और सी जो है क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ए और सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स इज टेकिंग ए हिस्ट्री फ्रॉम ए क्लाइंट इन आउट पेशेंट क्लिनिक, द क्लाइंट हैज बीन टेकिंग डुलोक्सिटिन, एक नर्स हिस्ट्री ले रही है क्लाइंट की आउट पेशेंट क्लिनिक में। द क्लाइंट हैज बीन टेकिंग डुलोक्सिटिन फॉर फिब्रोमाइल्जिया, एक पेशेंट को क्या हो गया, फिब्रोमाइल्जिया हो गया है, उसके लिए क्या है वो दवाई ले रहा है, दवाई का नाम क्या है, ड्यूलोक्सिटिन है, जो कि ओवर द काउंटर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ओवर द काउंटर मेडिकेशन वुड कॉज द नर्स सम कंसर्न इफ द क्लाइंट से शी इज टेकिंग इट। और पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट पूछ रहा है कि अगर इसको ओवर द काउंटर अगर लिया जाए तो इससे क्या हो सकता है, ये बात आपने बतानी है। तो क्या है कि जो आपकी ड्रग है, कौन, जो आपकी सिम्बाल्टा बोलो या ड्यूलोक्सिटिन, ये क्या क्या करती है, तो ये ड्रग क्या करती है, हमारी बॉडी में जाती है और बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी में सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है। क्या करती है, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, किसको, इंक्रीज सीरोटोनिन लेवल। बॉडी में क्या करती है, सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है। और जब सीरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या है, कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। और यहाँ क्या हो जाएगा, आपको सीरोटोनिन सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। क्या कर देगी ये, क्या कॉज करेगी, कॉज सीरोटोनिन सिंड्रोम, क्या कॉज कर देगी, सीरोटोनिन सिंड्रोम, जो कि क्या है, जो कि कैसा रहता है, रेयर होता है बट लाइफ थ्रेटनिंग होता है। कैसा होता है, रेयर होता है बट क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग रहता है, लाइफ थ्रेटनिंग। तब क्या है, अगर क्या होगा, बॉडी में सीरोटोनिन का लेवल बढ़ गया तो उस कंडीशन में क्या है, पेशेंट को क्या है, वह हम क्या करते हैं, कफ मेडिसिन दी जाती है। कौन सी मेडिसिन देते हैं, कफ वाली मेडिसिन देते हैं। और कफ वाली मेडिसिन यहाँ कौन है, तो कफ मेडिसिन जो है हमारे पास डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम उस पेशेंट को डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन देंगे, क्या देंगे, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन देंगे। और डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन देने से क्या होगा, तो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन क्या करती है, इस ड्रग के साथ में इंटरेक्ट करती है, क्या करेगी, इस ड्रग के साथ में इंटरेक्ट करेगी और इसका साथ इंटरेक्ट करके इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या करवा देगी, कम करवा देगी। और कम करवा के क्या करेगी, सीरोटोनिन सिंड्रोम को होने से प्रिवेंट करने का काम करेगी। तो इसलिए हम वहाँ क्या देंगे, कफ मेडिसिन विद डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन दे दिया जाएगा। दिस इज राइट आंसर। तो डी यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद क्रॉन्स डिजीज, एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, क्लाइंट किसके साथ में है, क्रॉन्स डिजीज के साथ में है।
हाउ शुड द नर्स एजुकेट द क्लाइंट रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, किस तरीके से नर्स जो है क्लाइंट को न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन के बारे में एजुकेट करेगी। पहला कह रहा है ड्रिंक कॉफ़ी ईच मॉर्निंग एज दिस कैन हेल्प स्टिमुलेट द एपिटाइट, प्रत्येक सुबह उठते ही कॉफ़ी पियो, जिससे क्या होगा, तुम्हारी एपिटाइट जो है वो क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट होगी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अवॉइड एंट्रल सप्लीमेंट, तुम्हें जो है एंट्रल सप्लीमेंट अवॉइड करने हैं एज दे में डिक्रीज द एपेटाइट फॉर सॉलिड फूड, जो तुम्हारी अगर तुमने लिए तो वो तुम्हारी एपेटाइट को कम कर सकते हैं सॉलिड फूड के लिए। तीसरा कह रहा है सेलेक्ट हाई कैलोरी लो फाइबर हाई प्रोटीन हाई विटामिन फूड फॉर ईच मील, प्रत्येक मील के लिए हाई प्रोटीन हाई कैलोरी लो फाइबर हाई विटामिन फूड जो है वो तुम्हें लेने हैं। फोर्थ कह रहा है ड्रिंक क्लियर लिक्विड एज सुन एज दे आर टॉलरेटेड, तुम्हें क्या करना है कि क्लियर लिक्विड लेना है, जितना हो सके जितना तुम टॉलरेट कर सको उतना क्लियर लिक्विड ले हो, और इससे तुम्हें क्या करनी है, तुम्हारी जो डाइट की प्रोग्रेस है वो जल्दी जल्दी क्या होगी, प्रोग्रेस करेगी, और तुम्हें जो है ज़्यादा न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करने की लेने की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा यहाँ, तो क्रॉन्स डिजीज होता क्या है, तो क्रॉन्स डिजीज जो है वो जीआई सिस्टम का प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है। कहाँ की डिसऑर्डर है, ये तो जीआई सिस्टम का डिसऑर्डर है, जीआई सिस्टम। क्या होता है इसके अंदर, तो यहाँ क्या हो जाते हैं, फिस्चुला का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, फिस्चुला का फॉर्मेशन होता है, यहाँ क्या हो जाते हैं, फिस्चुला बनते हैं। किसको अफेक्ट करता है ये, तो इलियम और जो है सिग्मोइड कॉलॉन्स होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं, और ज़्यादातर जो है ये किसको अफेक्ट करता है, तो ये इलियम को अफेक्ट करता है। और यहाँ क्या होगा, ये क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है, फिस्चुला बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं, फिस्चुला बनते हैं, फिस्चुला। तो हमें क्या करना है, जो फिस्चुला है उनसे प्रिवेंट करने के लिए, या मास का फॉर्मेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना है, वहाँ पे हाई कैलोरी डाइट देते हैं, क्या देते हैं, हाई कैलोरी डाइट देते हैं, लो फाइबर देते हैं, हाई प्रोटीन देते हैं, हाई विटामिन देते हैं, और ऐसा फूड हम क्या करते हैं उसके लिए प्रेफर करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा, सी जो है या क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज केयरिंग फॉर ए 7-year-old चाइल्ड विद कॉन्स्टिपेशन, एक नर्स केयर कर रही है 7-year-old चाइल्ड की कॉन्स्टिपेशन के साथ में। द चाइल्ड मदर आस्क द नर्स व्हाट शी कैन डू टू हेल्प प्रिवेंट अनदर एपिसोड, क्या दूसरे कोई एपिसोड को आने से प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है, ऐसा पूछा जा रहा है। व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड द नर्स इंक्लूड इन आर रिस्पॉन्स, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो नर्स इंक्लूड करेगी उसके रिस्पॉन्स के अंदर। पहला कह रहा है गिव एनिमा अंटिल द चाइल्ड रन क्लियर, जब तक बच्चा जो है वो क्लियर नहीं स्टूल पास आउट नहीं करने लग जाए तब तक एनिमा देते रहेंगे। दूसरा कह रहा है गिव लैक्जेटिव डेली ऑन ए रेगुलर बेसिस, डेली रेगुलर बेस पे उसको क्या देते रहो, लैक्जेटिव देते रहो। तीसरा कह रहा है प्रोवाइड लॉट ऑफ मिल्क एंड सुगरी फूड टू प्रोमोट डिफिकेशन, डिफिकेशन को, डिफिकेशन यानी कि जो नॉर्मल स्टूल पास आउट का प्रोसेस होता है उसको डिफिकेशन कहते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए इसको सुगरी फूड और मिल्क दो काफ़ी मात्रा में। चौथा कह रहा है हैव द चाइल्ड सिट ऑन द टॉयलेट फॉर 5 to 10 मिनट, बच्चा 5 से 10 मिनट के लिए जो है टॉयलेट सीट पे बैठे अबाउट 20 to 30 मिनट्स आफ्टर मील टू एनकरेज डिफिकेशन, खाना खाने के 20 से 30 मिनट बाद डिफिकेशन को एनकरेज करने के बाद, तो एनकरेज करने के लिए, तो क्या है राइट आंसर क्या रहेगा, तो जो है पहला कह रहा है कि जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक एनिमा देंगे, नहीं। दूसरा कह रहा है कि रेगुलर बेसिस पे एनिमा लैक्जेटिव दो, नहीं ये गलत बात है। तीसरा कह रहा है कि लॉट ऑफ मिल्क और जो है सुगरी फूड दो उससे डिफिकेशन हो जाएगा, तो ये बात गलत है। पर हाँ अगर क्या है खाना खाने के बाद, खाना खाने के लगभग आधे घंटे के बाद क्या है कि अगर रोज 5 से 10 मिनट तक बच्चा जो है वो डिफिकेशन के लिए ट्राई करेगा तो उसको क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो है वो आदत बन जाएगी, और पेशेंट जो है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो है डिफिकेशन करने लग जाएगा रेगुलर बेसिस पे। तो ये बात सही रहती है, डी ऑप्शन यहाँ क्या रहेगा, राइट रहेगा। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए फर्स्ट टाइम मदर हु इज आस्किंग हाउ टू हेल्प हर बेबी स्लीप थ्रू द नाइट एज द बेबी गेट्स ओल्डर, विच रिकमेंडेशन शुड द नर्स टेल द मदर, नर्स केयर कर रही है फर्स्ट टाइम जो है पूछा जा रहा है हेल्प हर बेबी स्लीप थ्रू द नाइट बेबी गेट्स ओल्डर, विच रिकमेंडेशन शुड द नर्स टेल द मदर। तो नर्स केयर कर रही है पहली बात,
एक पहले फर्स्ट टाइम है मदर जो है, और वो अपने बच्चे के बारे में पूछ रही है कि ये नाइट टाइम जो है कैसे जो है सोएगा, उसके बारे में पूछ रही है। तो कौन सा रिकमेंडेशन जो है वो बढ़िया रहेगा नर्स के द्वारा दिया जाएगा मदर को। तो पहला कह रहा है रॉक हर टू स्लीप एवरी नाइट अंटिल शी इज इन ए डीप स्लीप। दूसरा कह रहा है गिव डाइफेनाइड्रामाइन 12.5 mg orally टू पुट द बेबी टू स्लीप। तीसरा कह रहा है इफ शी स्टार्ट वॉकिंग अप ए लोड इन द मिडल ऑफ द नाइट पुट हर इन द बेड विद यू। और चौथा कह रहा है गिव द लास्ट फीडिंग एज लेट एज पॉसिबल एंड पुट हर इन द बेड अवेक विदाउट ए बॉटल। Administer deviant thrombosis prophylaxis as order, या encounter the client to deep breathe and cough clear secretion। और फिफ्थ कह रहा है कीप द क्लाइंट ऑन बेड रेस्ट इन ए साइड लाइंग और सेमी फॉलो पोजिशन। तो राइट आंसर क्या रहेगा? तो सेरिब्रल एन्यूरिज्म और का है, तो उसको आपने क्या करना होता है, क्वाइट काम इन्वायरमेंट देना होता है, ताकि क्या हो उसको जो है स्टिमुलेशन ना मिले। अगर उसको अचानक स्टिमुलेशन मिला तो उसको क्या हो सकता है, आईसीपी बढ़ सकता है। तो उसको काम क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा जो है दूसरा कह रहा है जो है विजिटर्स तो है, विजिटर का यहाँ कोई बड़ा रोल नहीं रहता है। थर्ड कह रहा है कि डीवीटी से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे काम में लेते हैं, प्रोफाइलैक्सिस ऑर्डर किया जाता है। तो ये बात सही है, डीवीटी से प्रिवेंट करना होता है, बिल्कुल सही बात है। और जो है हमें क्या करना होता है, पेशेंट को साइड लाइंग और सेमी फॉलो पोजिशन के अंदर हम क्या करते हैं, रखते हैं, ये बात भी सही है। तो एक नंबर यानी कि ए नंबर, सी नंबर और ई नंबर, ये चार तीनों के तीनों क्या रहेंगे, यहाँ राइट आंसर रहेंगे, ए सी और ई। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, जो कि आपको जो है पसंद आया होगा वीडियो। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।